हाँ भाई देखिए, अपने पास क्या है कि अपन ने कल तीनों नियम पढ़ लिए थे, जिनमें कौन कौन से आ गए थे। एक तो पाउली का नियम आया था, एक हुंड का बहुलता नियम और एक n+l का नियम। ज़्यादा काम का, हालांकि तीनों ही काम के हैं, लेकिन ज़्यादा काम का कौन सा है, n+l का नियम। तो अपने पास n+l का मतलब यही आ गया। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 2s 3s 4p 3d, इनमें से आपको कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम बताइए, किस में सबसे पहले भरे जाएंगे, किस में सबसे बाद में भरे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इनका n+l निकालते हैं। n+l का मतलब क्या होता है, तो यहां से पता लग जाता है जो आगे का अंक है ये तो n है, तो बोलो इसके लिए n कितना हो गया, 2। और l क्या होता है, तो l के लिए ध्यान रख ले 4 कक्षक हैं, s p d और f। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। गिनती जानते हैं 0 1 2 3, तो यही करना है। तो 2 + 0 3 + 0 4 + 1 और 3 + 2। बोलो हो गया कि नहीं हो गया भाई। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए, अब कितना कितना जाएगा, इसके लिए 2 आएगा टोटल, इसके लिए 3, इसके लिए 5 और इसके लिए भी 5। तो बोलो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा, जिसमें n+l का मान सबसे कम होता है। तो सबसे पहले इसमें, फिर इसमें। अब ये दोनों 5-5 नंबर आ गए, तो दोनों में बराबर हो तो फिर क्या नियम लगता है, तो नियम है जिसका n छोटा होता है। तो बोलो इनमें n किसका छोटा है, 3, तो इसलिए तीसरा नंबर इसमें भरने में आएगा और चौथा इसमें भरने में। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन n+l के नियम से भरे जाते हैं। अब देखो n+l के नियम के आधार पर पूरी की पूरी एक श्रृंखला बना दी, जिससे कि दिक्कत ही नहीं हो, बार बार नियम देखना नहीं पड़े। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए नियम है, उसको कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो देखेंगे। सबसे पहले 1s कक्षक, उसके बाद 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 5p 5d 5f, f तक की खोजेगा इसलिए 6s 6p 6d और 6f। अभी तक हमारे पास 7s और 7p तक खोज हुई है, d और f की नहीं हुई है, इसलिए हमने 7p तक कर दिया। फिर भी चलो अपन मान लेते हैं एक बार, इसको 7d लिख लिया और इसको 7f लिख लिया। अब आप देखिए किस हिसाब से चलते हैं इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। बोलिए s में कितने भरे जाएंगे, s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। p में 6, 3 कक्षक हैं 6 इलेक्ट्रॉन। d में 5 कक्षक हैं 10 इलेक्ट्रॉन। f में 14, 7 कक्षक है 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कैसे तीर लगाते हैं, ये वाला पहला तीर, उसके बाद दूसरा ये वाला, उसके बाद तीसरा ये, चौथा ये, यानी विकर्ण बनाते चले लगातार। तो इस तरह से ये बनते जाएंगे। ये हमारे पास सिस्टम आ गया। अब देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरे जाएंगे, तो यहीं से स्टार्ट करें। पहले किसका नंबर आएगा इलेक्ट्रॉन भरने में, 1s। ठीक है, तो मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो बताइए उनका विन्यास क्या होगा, क्या हो जाएगा, 1s2। क्या हो जाएगा, 1s2। ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन को, जैसे 1s लिख दिया, इसके ऊपर लिख देते हैं 1s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने में आ गए। अच्छा 1s के बाद किसका नंबर आएगा, 1s वाला तीर पूरा हो चुका। अगला नंबर किसका है, 2s का। 2s के बाद फिर ये भी कंप्लीट, तीसरा तीर ये आ जाएगा। तीसरे में बताओ पहले कौन आ रहा है, 2p। तो पहले 1s भरा जाएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p 4s, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s। समझ में आ गए। इस क्रम में तीर इस तरह से भरे जाते हैं। समझ गए। तो ये हमारे पास एक पूरा वर्गीकरण है, किसके आधार पर बनाई है टेबल, n+l और n के नियम के आधार पर बनाई है। तो उस आधार पर हम आसानी से इसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। क्लियर है। तो आपसे कहा गया कि मान लीजिए किसी के अंदर 25 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, किसी परमाणु में 25 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, एक एक करके देखते चलते हैं। कहां से शुरू करेंगे, 1s से। 1s2 2s2, अब 2p 6,
3s2, एक एक देख ले, 1s 2s 2p 3s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 और 6 10 और 2 12। 3s2 के बाद देखें क्या आएगा नंबर, बोलो 3s के बाद 3p, तो आ गया 3p6, 12 और 6 18। अब 3p के बाद देखें क्या नंबर है, 3p के बाद है 4s, तो 4s में कितने आ गए? 2, ठीक है, कितने हो गए? 20। अब किसका नंबर है 4s के बाद? 3d, 3d में 10 आ सकते लेकिन बचे कितने? 5, तो ये लिख दिया 3d5। बोलो आ गया कि नहीं आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका होता है, समझ गए? अब कोई सा भी आपको तो क्या है कि तत्वों के परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, उसका आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। जैसे बताइए सोडियम कौन से नंबर पे आता है? 11। 11 का मतलब है कि उसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन है, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने इलेक्ट्रॉन है। तो 11 को भर के देखो कैसे कैसे आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, हो गए 11 कंप्लीट। तो कुल मिलाकर के ये ऐसी विधि है जिससे आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी भी गलत नहीं होते। अब इसमें एक दो अपवाद है, ठीक है, ये देखिए एस कक्षक को तो छोड़ देते हैं, पी से लेते हैं उस अपवाद को, एस पे तो इतना ध्यान नहीं देते, पी के लिए लेते हैं, क्योंकि एस तो है ही अकेला, तो उसी में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो आधा भर जाएगा और 2 आएंगे तो पूरा भर जाएंगे, तो उसमें तो कोई और विकल्प है ही नहीं हमारे पास, है तो आधा भरेगा या पूरा। पी के लिए देखें 1 2 3, और एक कंडीशन है पी के लिए 1 2 3 4 5 6। हर एक कक्षक, हर एक क्लास दुनिया में, जैसे मान लीजिए अपन भी अपने पास अगर मान लीजिए कोई हॉस्टल चला रहे हों और उसके अंदर 100 सीट हो, तो जो व्यक्ति चला रहा है उसके मन में बोलो ये रहेगा कि नहीं रहेगा कि इसकी 100 सीटें कंप्लीट बढ़ जानी चाहिए? रहेगा। कारण क्या है कि पूरी भर जाने से उसमें स्थायित्व आ जाता है, फिर बार बार इधर उधर घूमना नहीं पड़ता कि यार और बच्चे लेकर के आओ, कम लाओ ज़्यादा लाओ, 100 भर गए तो पूरा हो गया। हम लोग हमारी क्लास चाह रहे हैं तो हम ये चाहते पूरी क्लास भरी रहे, जिससे हमको ये ना लगे यार ये जगह खाली है, यहाँ पे और बच्चे बैठ सकते हैं, दिमाग में अस्थायित्व नहीं रहता है। तो इसी प्रकार आप समझें, अगर कोई कक्षक पूरा भरा हुआ होता है या आधा भरा हुआ होता है, बोलो आधे में भी पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सारे कक्षक कंप्लीट हैं, वैसे चाहे आधे आधे भर रहे हैं। साथ ही क्या हो रहा है, आप लोग खुद महसूस करें, एक तो आप लोगों की लाइंस इस प्रकार लगाई जाए, पहला बच्चा, ठीक है, यानी उसके जस्ट बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, सभी का एक दिशा में मुंह हो, ठीक है। बोलिए वो लाइन ज़्यादा अच्छी लगेगी या फिर एक बालक है दूसरी जगह खाली हो गई, तीसरा टेढ़ा मेढ़ा खड़ा है, फिर कुछ अलग तरह से खड़ा है, वो लाइन ज़्यादा अच्छी लगेगी? जो लाइन व्यवस्थित है वही कैसी लगेगी? स्थायी। तो यहाँ पे बोलो तीनों इलेक्ट्रॉन एक ही चक्रण के समान दिशा में है या नहीं है? तो इस व्यवस्था को कहते हैं सममित व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है? सममित व्यवस्था। तो कुल मिला के जो अर्धपूरित विन्यास है और पूर्ण पूरित विन्यास है वो तुलनाकृत अधिक स्थायी विन्यास माने जाते हैं। तो अगर कहीं पर भी ऐसी केस बन रहा है कि कभी कभी होता है, ऐसा हमेशा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें जब अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास तुलनाकृत अधिक स्थायी होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके पास, अच्छा डी कक्षक के लिए अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कितने हो जाएंगे? पी के लिए तो हो गया P3 और P6, डी के लिए D5 और D10, F के लिए F7 और F14। बोलो ये अर्धपूरित स्थायी हो गए और ये कैसे हो गए? पूर्ण पूरित स्थायी। अब आपसे पूछा गया है, जैसे 24 के लिए मैं विन्यास पूछता, ये वाला 24 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना विन्यास हो जाएगा? तो बोलो एक ही फर्क पड़ेगा, यहाँ पे 3d4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3d4 हो गया। लेकिन अब ओरिजिनल विन्यास तो क्या होना चाहिए इसका? 3d4 4s2। मतलब ऐसा होता है इन विन्यासों में लिखने का क्रम, भले ही भरे 4s में पहले गए थे इलेक्ट्रॉन, 3d में बाद में, लेकिन गिनती हम उसी हिसाब से करते हैं। जब इस विन्यास को लिखेंगे तो 3d वाला आगे लिखेंगे, 4 वाला बाद में, यानी 1 2 3 4 के क्रम में लिखते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन भरे पहले और बाद में जाए। तो ये लिख लिया पहले। अब इसका ओरिजिनल विन्यास लिख लिया हमने, ये आ गया 3d4 4s2, ठीक है। ये कितना आ गया? 3d4 4s2। ये वाला मैंने अभी छोड़ दिया, है ये सामने, केवल इतना ही लिखा है अभी, ठीक है। अब बताइए 3d4 4s2 एक तत्व है, मैं तत्व का नाम लिख देता हूँ क्रोमियम। क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d4 4s2। क्लियर है?
अब बताइए अगर ये 3D में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये ज़्यादा स्थायी हो जाएगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि अर्धपूरित स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हो बात? दोबारा सुन लें, यहाँ पर D में कितने इलेक्ट्रॉन आने पर अर्धपूरित विन्यास हो जाएगा? एक और आ जाए 5 होते हो जाएगा। तो क्या होता है क्रोमियम में कि 4s और 3D कक्षक की ऊर्जाएं लगभग बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? लगभग। थोड़ा बहुत तो अंतर होता है लेकिन थोड़ी बहुत बराबर होती हैं, यानी ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके कहाँ जाता है? इसके अंदर क्या बन जाएगा? 3d5 4s। तो आपसे कोई पूछ ले कि क्रोमियम का विन्यास क्या होता है, तो होना तो 3d4 4s2 चाहिए था, लेकिन क्यों क्या होता है? 3d5 4s1। क्यों होता है? अर्धपूरित स्थायी विन्यास के कारण। अब मैं यहाँ 29 नंबर ले लूँ, तो 24 और 5 29 हो गए, तो यह 5 और बढ़ा दो, 5 और 4 कितने हो गए? 9। तो ये किसका विन्यास है? 3d9 4s2 होता है कॉपर का। किसका विन्यास है? कॉपर का। बोलो ये स्थायी कैसे हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो पूर्ण पूरित स्थायी हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3d10 4s1। तो ये दो जगह अपवाद पाए जाते हैं, जो होना चाहिए विन्यास वो ना होकर के अर्धपूरित और पूर्ण पूरित की वजह से स्थायी विन्यास होता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की टेक्निक है। इसी के साथ आपका चैप्टर भी ये समाप्त होता है। ठीक है, अब मैं इस वीडियो तो अपने कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के, इसके बाद कुछ और औपचारिक बात कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं।